जय हिंद। थोड़ा एनर्जी के साथ, है ना। जय हिंद। बस ठीक है, ज्यादा ही एनर्जी हो गई थोड़ी। चलो, आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि वो हमारी राजभाषा से संबंधित है। मैं मातृभाषा भी कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी मातृभाषा, क्योंकि हम एक हिंदी भाषी राज्य से आते हैं। मध्य प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य है। राष्ट्रभाषा बोलना मुझे और ज्यादा पसंद है। पर जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में से अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा ऑफिशियली तो नहीं दिया गया है ना। पर हम इंटरनली उसे क्या मानते हैं, अपनी राष्ट्रभाषा मानते हैं। तो राष्ट्रभाषा, राजभाषा, आधिकारिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, ये बहुत अलग अलग शब्द हैं और सारे शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अब इन्हीं चीजों को हमें आज देखना है कि एक्चुअल में ये होती क्या है। भारत में राष्ट्रभाषा है या नहीं, क्या भारत में राजभाषा है, या भारत में आधिकारिक भाषा है, या क्षेत्रीय भाषा ही क्या होती है। भारत में जो 22 भाषाएं हैं वो किस प्रकार की भाषाएं हैं, उन्हें क्या भाषा में किस विभाजन में रखा गया है, तो ये चीजें आज हमें देखनी है। तो संविधान का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक मोस्ट फेवरेट टॉपिक है मेरा, आधिकारिक भाषा, जिसमें हमें हिंदी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हिंदी पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट भाषा है। हिंदी से बेहतर कोई भाषा मैं नहीं मानता। पर दूसरी भाषाओं की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, अंग्रेजी को छोड़कर। अंग्रेजी एक स्किल के अलावा और कुछ नहीं है। उसको लैंग्वेज कहना बहुत ज्यादा हद तक सही नहीं है। ठीक है। तो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है, भारत की आधिकारिक भाषा, आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351। तो आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में इन आर्टिकल्स में क्या लिखा गया है, ये हमें देखना है। उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इतिहास में चलते हैं। 1947 के पहले किसका रूल था हमारे ऊपर। 1947 के पहले कुछ व्यापारी आए थे व्यापार करने के लिए, जिन्हें ब्रिटिश नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिशर्स व्यापारी से क्या बन गए, हमारे ऊपर राज करने वाले बन गए। इन्होंने हम पर राज किया और धीरे धीरे हमारी क्षेत्रीय भाषाओं और हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उनको दबाकर इन्होंने, देखो, आजादी के पहले शिक्षा की शुरुआत तो ब्रिटिशर्स ने की थी। भारत कभी शिक्षा को लेकर अछूता नहीं रहा, ना भारत में कभी शिक्षा को लेकर कमी रही। एक समय था जब विश्व को शिक्षा देने का कार्य कौन करता था, वो भारत करता था। परंतु धीरे धीरे जब उपनिवेशवाद बढ़ता गया या आक्रमणकारी भारत आते गए, तो उन्होंने सबसे पहली चोट की भारत की संस्कृति में, भारत की भाषा में, भारत की शिक्षा में। ठीक है। तो इससे धीरे धीरे भारत खुद का ही वजूद खोता गया। फिर भारत की डिपेंडेंसी दूसरों पर बढ़ गई और इसी डिपेंडेंसी को लेकर ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया हमारे देश में आकर अपनी शिक्षा प्रणाली को, जिसमें वो किस माध्यम में पढ़ाते थे। अब सीधी सी बात है, वो तो अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ाएंगे, अर्थात आपको इंग्लिश में ही पढ़नी है। अब चाहे वो आपकी हायर स्टडीज हो, या वो आपकी प्राइमरी स्टडीज हो, या आप अपना उसको ग्रेजुएशन बोल सकते हैं आज की भाषा में, या आप पीजी बोल सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं हमें सिर्फ किस भाषा में उपलब्ध थी, अंग्रेजी भाषा में। हुआ क्या, जब भारत 1947 में आजाद हुआ तब तक इंग्लिश अपनी जड़ भारत में बहुत मजबूत कर चुकी थी। और इतना मजबूत कर चुकी थी भारत में इंग्लिश भाषा ने अपनी जड़ें, कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, अर्थात जो हमारी कार्यकारी या कार्यपालिका है, या जो हमारी जुडिशरी है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, न्यायपालिका के नाम से जानते हैं, ये सभी किस भाषा से बंध गए, अंग्रेजी भाषा से बंध गए। तो यहां पर केवल अब बंधन बंध चुका था, क्योंकि पूरी जुडिशरी सिस्टम केवल किस भाषा पे काम करता था, इंग्लिश। अब यही समस्या थी, क्योंकि ये तंत्र कोई 10 या 20 साल का तंत्र नहीं था, 200 वर्षों का तंत्र था। इसने अपनी बहुत अच्छी एक पहुंच बना ली थी भारत देश में। इस भाषा ने अपनी बहुत अच्छी स्थिति भारत में अपनी क्रिएट कर ली थी। अब समस्या ये थी, इसी वजह से आपने देखा होगा जो हमारे क्रांतिकारी थे बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। भगत सिंह की आपने अंग्रेजी सुनी होगी, कहीं पुस्तक में पढ़ी होगी या मूवीज में देखी होगी, एक्चुअल में उन्हें बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी। और हमारे बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हैं या कांग्रेस के लीडर्स हैं, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, हमारे शास्त्र, जिन्हें सबसे अच्छी इंग्लिश समय के हिसाब से आती थी। आज तो हमने इंग्लिश को ऐसा बना लिया कि बहुत बड़ी चीज है, महानतम चीज है, ऐसा नहीं है। हमारी भाषा से महानतम अंग्रेजी तो कभी नहीं हो सकती। तो हुआ यही, इंग्लिश ने अपनी जड़ें जमा ली थी। अब जब आजाद हुआ भारत, तो समस्या ये थी कि अब भारत में आजादी के बाद जब भी कार्यपालिका कार्य करेगी या जुडिशरी कार्य करेगी, तो किस भाषा में काम करेगी। ठीक है। 1947 के बाद जो मेजोरिटी थी आपकी, ये कौन सी भाषा बोलती थी, ये हिंदी बोलती थी। और जो संविधान सभा के सदस्य थे वो भी चाहते थे कि भारत की जो राजभाषा बने वो क्या बने, हिंदी बने, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा थी जो लगभग सभी राज्यों में बोली जाती थी या अधिकतर राज्यों के द्वारा बोली जाती थी। पर एक समस्या थी,
एकदम से हिंदी को हर जगह इम्प्लांट करना या इम्प्लीमेंटेशन करना उसका उस समय मुमकिन नहीं था। तो एक को ऑफिशियल लैंग्वेज, देखो संविधान सभा चाहती थी कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो क्या बने, हिंदी बने, पर एक को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश को स्थान दिया गया आने वाले 15 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। तो ये बोला गया कि जब तक धीरे धीरे इंग्लिश को क्या किया जाएगा, साफ किया जाएगा, हिंदी को एंट्री दो और धीरे धीरे इंग्लिश को क्या करो। पर कहीं ना कहीं संविधान सभा को ये बात पता थी कि शायद ये इतना आसान ना हो, तो उन्होंने इसको कंपलसरी नहीं किया, बाध्यकारी नहीं किया। उन्होंने ये बोला कि 15 वर्षों के बाद संसद चाहेगी तो स्थिति का मुआयना करेगी, और मुआयना करने के बाद उसे लगता है तो वो इस समय काल को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। और उसे लगता है कि हिंदी ने अपनी जड़ें बना ली हैं या हिंदी भाषा का एक अच्छा उच्च स्थान उसे प्राप्त हो चुका है, अब वो राजभाषा या आधिकारिक भाषा बनने को तैयार है, तो अंग्रेजी को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा बुरी बात तो यह है कि आज के समय में भी अंग्रेजी को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सका है। आज भी जो जुडिशरी है या जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है वो किस भाषा में चलते हैं, ये सरकारी दस्तावेजों किस भाषा में होते हैं, अंग्रेजी भाषा में ही। तो वो 15 वर्ष कब 70 वर्ष 75 वर्षों में बदल गए पता नहीं चला, और आज भी वो हिंदी भाषा अपना वो स्थान प्राप्त नहीं कर पाई है। इसमें एक सबसे बड़ा रीजन है, जो हमारे यहाँ राज्य की क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, जैसे आपने कुछ राज्यों की भाषा सुनी होंगी, कन्नड़ सुनी होगी आपने, तेलुगु सुनी होगी, तमिल सुनी होगी। अब सभी को अपनी भाषा पसंद होती है, एक लगाव होता है उस भाषा से। तो कहीं ना कहीं उस भाषा का लगाव हिंदी के रास्ते में क्या बन रहा है, एक अड़चन बन रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें हमारी जो भाषा है उसका उच्च स्थान बना रहे, जबरदस्ती हम पर कोई भी भाषा थोपी ना जाए। तो इसी वजह से हिंदी आज भी वो स्थान को प्राप्त नहीं कर पा रही है। 343 से लेकर 351 केवल यही बोलता है कि सारे काम करिए, कुछ भी करिए, पर हिंदी को उसका दर्जा दिलाइए। परंतु इन आर्टिकल्स पे कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं बनाते हैं, समय समय पर इन पर परिवर्तन किए जाते हैं, और हिंदी को आज भी वो स्थान प्राप्त नहीं है जो उससे होना चाहिए। तो अब ये सारी चीजें तो समय के साथ होंगी और बदलती जाएंगी, फिलहाल हमें ये देखना है कि ये आर्टिकल्स बात क्या करते हैं और ये राजभाषा आखिर होती क्या है। शुरू करें। देखो, एक आधिकारिक भाषा जिसे राजभाषा भी कहा जाता है, एक ऐसी भाषा है जिसे किसी विशेष देश, राज्य या क्षेत्राधिकार में दर्जा दिया जाता है। आमतौर पर किसी देश की आधिकारिक भाषा सरकार, न्यायपालिका की, विधायिका की और प्रशासन की भाषा होती है, जो वहां इस्तेमाल की जाती है। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351, ये भाग नंबर 17 है। संविधान का कौन सा भाग है ये? भाग 17। भारतीय संसद में केवल हिंदी या अंग्रेजी बोलने की ही क्या है, अनुमति है। हिंदी क्योंकि हम उसे राजभाषा का दर्जा देना चाहते हैं, और अंग्रेजी क्योंकि हमारी मजबूरी है। हम अंदर से नहीं चाहते कि अंग्रेजी को इतना उच्च स्थान दिया जाए। और इसका एक उदाहरण हमें यह भी देखने मिलता है कि हमने अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाओं में अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया है, क्योंकि हम देना नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि हम नहीं देना चाहते। संसदीय सत्रों, अदालतों और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संचार जैसे आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी का उपयोग करने की अनुमति है और होती ही है। कोई भी आपने देखा होगा, जब भी गजट पत्र आता है आपका अंग्रेजी में आता है। कोई भी आपने सरकारी दस्तावेज देखा होगा, वो किस में आता है? क्योंकि ये चीज मानसिक रूप से मान ली गई है कि एक ऐसी भाषा है जो सभी को आती है। हर भाषा वर्ग के लोगों को अंग्रेजी बोलना आती है। अच्छा, हिंदी बोलना हर भाषा वर्ग के लोगों को क्यों नहीं आती? क्योंकि आपने कभी उसको वो स्थान देने का प्रयास ही नहीं किया। ठीक है, आप प्रयास देंगे, आप उसको बाध्यकारी बनाएंगे। क्या पंचायती राज व्यवस्था या हमारी जो नगरीय स्वशासन व्यवस्था है, क्या वो पहले से मान ली गई थी राज्यों के द्वारा? जब हमने उसको बाध्यकारी बनाया तो हर राज्य ने उसको माना, हर राज्य ने उसको स्थापित किया। सेम चीजों को बाध्यकारी बनाना बहुत आवश्यक है। राज्य क्षेत्र स्तर पर भारत में कई आधिकारिक भाषाएं हैं। भारत के राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषाओं पर कानून बनाने की स्वतंत्रता है। आधिकारिक भाषाएं या ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है टोटल आपकी? 22 है, परंतु इसमें किसको स्थान नहीं दिया गया है? इंग्लिश को स्थान या अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया गया है। अब इतिहास क्या है देखना। अंग्रेजी, उर्दू और बाद में हिंदी ब्रिटिश भारत की आधिकारिक भाषाएं थी। सरकारी स्तर पर अंग्रेजी का उपयोग किया जाता था। भारतीय संविधान जिसे 1950 में स्थापित किया गया, उसमें कहा गया कि 15 साल की अवधि में हिंदी के पक्ष में अंग्रेजी को चरणबद्ध तरीके से क्या कर दिया जाएगा। अर्थात 1950 में जब ये बात की गई थी तो अंग्रेजी कब तक साफ हो जानी चाहिए थी? 1965 तक साफ हो जानी चाहिए थी। आज क्या चल रहा है? आज भी साफ हो पाई है क्या? नहीं हो पाई है। ठीक है, मेरा कहना है साफ मत करो, बिल्कुल मत करो। सही बात है, किसी को अगर तमिल आती है, किसी को कन्नड़ आती है, तो उसको अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है तो वो उस दस्तावेज को पढ़ सकता है। परंतु आप जिस राष्ट्र के हैं, उस राष्ट्र की जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी की बोली जाने वाली भाषा है, जो देवनागरी से बनी है, जो अपने आप में एक इतिहास रखती है, जो संस्कृत
जिसकी जननी संस्कृत जैसी भाषा है, आप उसको एक रिस्पेक्ट दीजिए और उसको उस स्थान पर पहुंचाइए। विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी बन चुकी है, ठीक है, अंग्रेजी और मंदारिन के बाद। मंदारिन चाइनीज लैंग्वेज को बोला जाता है, तो अंग्रेजी और चाइनीज लैंग्वेज के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? और हम अगर कोशिश करेंगे या संसद कोशिश करे तो इसको बहुत ऊपर तक लेकर जाया जा सकता है, अंग्रेजी के तक तो लाया जा सकता है। क्योंकि अब चाइनीज, आपने कभी एक चीज देखा होगा, रशियंस को देखिए, चाइनीज को देखिए, स्पेनिश को देखिए, फ्रेंच को देखिए, ये अपनी लैंग्वेज को एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल नजर से देखते हैं। वो साफ बोलेंगे हमें अंग्रेजी नहीं आती, वो रशियन में बात करेंगे, स्पेनिश में बात करेंगे, फ्रेंच में बात करेंगे। हमने क्या बोल दिया? हम एक सभ्य समाज में खड़े हैं, हमारे यहाँ शुद्ध हिंदी बोलने वाले को वो रिस्पेक्ट प्राप्त नहीं, जैसे दो शब्द बोलने अंग्रेजी बोलने वाले को जो इज्जत प्राप्त हो जाती है। ये हमने बनाया है, ये क्राइटेरिया हमने सेट किया है, इसको बदलेंगे भी हम, ठीक है। तो समझ और बुद्धि और शब्द के चयन देखिए किसके ज्यादा बेहतर है, उससे आकलन कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति वाकई में क्या पर्सनैलिटी रखता है, ना कि दो तीन इंग्लिश के शब्द बोलने के बाद। देखो, इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो एक स्किल है, उसी से आप वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर पाओगे, है ना। पर खुद की अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। लेकिन संसद के पास उसके बाद भी अंग्रेजी के उपयोग के लिए प्रावधान करने की क्षमता होगी। हिंदी को गणतंत्र की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की योजना को देश में कई वर्गों में विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि अलग अलग राज्य क्या चाहते थे कि प्रायोरिटी किसको दी जाए? उसकी लैंग्वेज को दी जाए, ना कि हिंदी को दी जाए। अंग्रेजी और हिंदी का उपयोग आज भी अन्य आधिकारिक भाषाओं के तौर पर किया जा रहा है। 1963 का राजभाषा अधिनियम, 1976 के राजभाषा नियम और कई राज्य कानून, साथ ही संघीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी नियम और विनियम आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भाषाओं के उपयोग के लिए कानूनी आधार प्रदान करते हैं। अब समय समय पर बहुत सारे कानून बनाए गए हैं भाषा के लिए। राष्ट्रीय और आधिकारिक भाषा में अंतर क्या होता है, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज क्या होती है और आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है। देखो, किसी देश की राष्ट्रीय भाषा उसकी आधिकारिक भाषा में मुख्य अंतर यह है कि किसी देश की राष्ट्रीय भाषा उसके सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यों से जुड़ी होती है। राष्ट्रीय भाषा क्या है? जो उसकी संस्कृति बताए, उसकी परंपरा बताए कि आखिर इसका अस्तित्व क्या है इस भाषा का। और सरकारी भाषा क्या होती है? जो हमारे सरकारी डॉक्यूमेंटेशंस में, दस्तावेज में उपयोग की जाती है। जबकि किसी देश की आधिकारिक भाषा सरकारी मामलों जैसे संसद या राष्ट्रीय अदालत के कामकाज से जुड़ी होती है। संघ की आधिकारिक भाषाएं, 1950 में भारतीय संविधान ने देवनागरी लिपि से हिंदी को देश की क्या बनाया? आधिकारिक। कब बनाया? 15 वर्ष का समय दिया। अब एक आर्टिकल है आपका 344, अभी हम आगे देखेंगे। 344 ये बोलता है कि 1950 में डिसाइड कर लिया गया था कि देखो, कमीशंस बनेंगी, एक बनेगी 5 साल बाद, यानी कब? 1955 में, और एक बनेगी 10 साल बाद, मतलब 1960 में। क्यों बनाई जाएगी ये कमीशन? ये कमीशन इसलिए बनाई जाएगी क्योंकि ये देखरेख करेगी कि क्या हिंदी वो स्थान प्राप्त कर रही है, क्या हिंदी अब आधिकारिक भाषा प्राप्त करने के लिए स्टेप्स आगे ले रही है या नहीं, या उसको वो स्थान दिलाने में संघ सरकार या राज्य सरकार कार्य कर रही है या नहीं। तो उसी वजह से 1955 में राष्ट्रपति के द्वारा पहली बार राजभाषा के लिए एक कमीशन बनाया जाता है, जिसे बोला गया बीजी खेर समिति। क्या बोला गया? बीजी खेर समिति। बीजी खेर समिति ने यही दिया कि हाँ, अभी हिंदी वो स्थान प्राप्त नहीं कर पाई है, अंग्रेजी को अभी भी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रखना पड़ेगा। इस रिपोर्ट की जांच 1957 में किसने की थी? गोविंद वल्लभ पंत समिति ने की थी। अब एक समिति बनी 5 वर्षों के बाद। 1950 में क्या बोला था? एक और समिति कब बनेगी? 10 वर्षों के बाद, मतलब 1960 में। परंतु वो समिति कभी भी नहीं बनाई गई। आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग संविधान लागू होने के 15 साल बाद, यानी 26 जनवरी 1965 को क्या हो जाना चाहिए था? समाप्त हो जाना चाहिए था, जब तक कि संसद में अन्यथा मतदान नहीं किया। हालांकि भारत के गैर हिंदी भाषी हिस्से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आई कि लोगों ने अपने राष्ट्र हित को छोड़कर अपने स्वयं के, अपने मत को और अपने हितों के बारे में ज्यादा सोचा, जिस वजह से इसको वो स्थान प्राप्त नहीं हो पाया। भारत के गैर हिंदी भाषी हिस्से, विशेष रूप से द्रविड़ भाषी, द्रविड़ भाषी मतलब जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, है ना, क्योंकि देखो सदर्न तमिल भी ऐसी भाषा है जो बहुत प्राचीनतम मानी जाती है, ठीक है। तुलु भाषा जिसे बोला जाता है, बहुत ज्यादा प्राचीनतम मानी जाती है। उन्हें अपनी भाषा को क्या है? प्रायोरिटी देना पसंद है। वो जबरदस्ती अपने ऊपर हिंदी नहीं थोपना चाहते। बस वही बात है कि गैर हिंदी भाषी या द्रविड़ राज्यों ने उसका क्या नहीं किया? समर्थन नहीं किया। जिनकी भाषाएं हिंदी से असंबंधित है, परिवर्तन की संभावना के लिए चिंतित थे। परिणाम स्वरूप संसद ने 1963 का राजभाषा अधिनियम लेकर आया, जिसमें 1965 के बाद
जब हिंदी समाप्त हो जानी चाहिए थी, परंतु 1965 के बाद आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी और हिंदी का उपयोग करने की क्या दे दी। जबकि 1965 में जब ये 2 साल पहले अधिनियम आया था तो इसमें यह बोलना चाहिए था कि अब हिंदी वो स्थान प्राप्त कर चुकी है, हमारा कार्य सफल हुआ और हम अंग्रेजी को क्या करते हैं, पूर्णतः समाप्त करते हैं। आधिकारिक भाषा के उपयोग से भारत में बोलना बंद नहीं हो रही है, केवल जो सरकारी डॉक्यूमेंटेशन में उपयोग की जाती है या सरकारी दस्तावेजों में उसको क्या कर दिया जाएगा। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सारी रिपोर्ट्स देखी और बोला 1963 में 2 वर्षों के पहले इन्होंने एक अधिनियम लाया और बोला कि 1965 के बाद अंग्रेजी समाप्त नहीं होगी, वो एक को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर क्या करती रहेगी, काम करती रहेगी। 1964 के अंत में विशेष रूप से अंग्रेजी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। कब किया गया था, 1964। परंतु महाराष्ट्र क्या बोलता है, मराठी, तमिलनाडु तमिल, पंजाब पंजाबी, पश्चिम बंगाल बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं, कर्नाटक कन्नड़, पुडुचेरी तमिलनाडु में तुलु लैंग्वेज या तमिल लैंग्वेज, नागालैंड मिजोरम आंध्र प्रदेश सहित राज्यों ने इस पर क्या जताई। देखो किसी भी हिंदी भाषी राज्य ने आपत्ति जताई क्या, ये वही राज्य है जो हिंदी भाषी नहीं है या जिसकी मेजोरिटी हिंदी में बात नहीं करती। इनमें से कुछ प्रदर्शन कैसे हो गए, हिंसक हो गए। परिणाम स्वरूप प्रस्ताव गिरा दिया गया और अधिनियम 1967 में संशोधित किया गया और अंग्रेजी को क्या कर दिया गया, कंटिन्यू कर दिया गया। देखो ये सारी चीजें संसद करती है। आप बोलते हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब ने गलत किया, क्यों गलत किया, रिजर्वेशन दिला के गलत किया। आप ये देखिए कि उन्होंने रिजर्वेशन की मांग एक लिमिटेड सर्टेन टाइम के लिए की थी, परंतु क्या किया गया, उसका उपयोग पार्टीवादी तौर पर किया गया और गलत तरीके से उसका उपयोग करके उसको बार बार आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। सेम एज यहां पर भी वही चीज की जा रही है। प्रयास ये नहीं किया जा रहा कि जल्द से जल्द कैसे हिंदी को वो स्थान दिला दिया जाए, परंतु इन विरोधों से, इन हिंसक प्रदर्शनों से घबरा कर, या बोलना चाहिए उन स्थितियों को रोकने की बजाय उनको क्या कर देना, न्यूट्रल कर देना कि अभी चलो इनको शांत करते हैं, आगे समझेंगे आगे क्या होगा। और वो आगे आज तक हम समझते आ रहे हैं, ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अंग्रेजी का उपयोग तब तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक कि सभी राज्यों की विधानसभाओं में यह चीज पारित ना हो जाए कि अंग्रेजी का हमें क्या करना, उपयोग टोटली बंद करना है। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के अलावा एक सहायक आधिकारिक भाषा का भी उपयोग करती है जिसका नाम है अंग्रेजी। लेकिन उसे हिंदी के उपयोग को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम की योजना बनाने और कार्यान्वित करने की क्या है, और ये आवश्यकता अभी भी अधूरी है। देखो हिंदी दिवस मनाया जाने लगा है, वर्ल्ड वाइड हम रिकॉग्नाइज किए जाते हैं क्योंकि इंटरनेशनल हिंदी फेस्टिवल भी मनाया जाता है, हिंदी डे मनाया जाता है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं, पर ये चीज की शुरुआत जब तक क्या होता है कि जब तक आप धीरे धीरे चीजों को इम्प्लांट नहीं करोगे अपनी जनता में, या उनको बताओगे नहीं कि उसकी अहमियत कितनी है। आप क्या कर रहे हैं, हिंदी को ऊपर लेके जाना है। आप ये मत बताओ कि हिंदी को ऊपर लेकर जाना है, आप ये बताइए कि हिंदी को ऊपर लेकर क्यों जाना है। कारण पता होना चाहिए कि भारत की संस्कृति क्या रही है, भारत की परंपरा या भारत का जो इतिहास है वो किस प्रकार से इस भाषा से जुड़ा हुआ है। विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में संस्कृत को माना जाता है, ठीक है। और उस संस्कृत भाषा जो जननी है इस हिंदी भाषा की, कहीं ना कहीं उसे वो स्थान प्राप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हिंदी ग्रामर के बारे में तो हम वैसी चर्चा कर चुके हैं पहले भी कक्षा में कि हिंदी ग्रामर किस प्रकार का साइंटिफिक है, ठीक है, जो आपकी हर एक श्वास नली को क्या करता है, केंद्र बिंदु मानकर जो हिट करता है। हर शब्द हिंदी का कैसा है, साइंटिफिक है ना। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे आपका एक व्यंजन है जिसे बोला जाता है रा, रा तो सुना होगा आपने, ये रा, ये रा को क्या बोला जाता है, बिल्कुल सही, इसको बोला जाता है। वैसे ये हिंदी की क्लास है नहीं, ये क्लास है पॉलिटी की। इसे प्रकंपित स्वर बोला जाता है। कारण भी बता दो क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब हम रा बोलते हैं तो ये हमारे जीवा में एक कंपन उत्पन्न करता है, वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। रा बोलने पे बिना जीभ को वाइब्रेट करे आप रा बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते। आप प्रैक्टिस मत करने लगना पकड़कर, ठीक है, नहीं कर सकते। यही तो साइंटिफिक लैंग्वेज है, यही तो साइंटिफिक लैंग्वेज है। ऊष्मीय स्वर हमने पढ़े थे, ऊष्मीय व्यंजन हमने पढ़े थे, सा शा शा हा पढ़े थे। जब भी हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे अंदर से क्या निकलती है, एक ऊष्मा निकलती है, शा शा। आप उस ऊष्मा को बिना निकाले हिंदी इन वर्णों को बोल सकते हो क्या, यही तो साइंटिफिक लैंग्वेज है, अपने आप में एक बड़ा अस्तित्व रखने वाली। ये क्या ABCDEFG LMNOPQ है। तुम लोग बदलना इस चीज को, तुम लोग बदलना इस चीज को कि जब भी जनरेशन तुम्हारी आगे बढ़े तो सबसे पहले उन्हें आ से लेके ज्ञा तक याद होना चाहिए। उसके बाद सिखाना कि ए से लेके जेड नाम की भी कोई चीज होती है, वो तो उन्हें वो कॉन्वेंट स्कूल सिखाई देंगे, है ना। वो तो उन्होंने जैसी कदम रखेंगे प्रिंसिपल एडमिशन से पहले बोलेगी बेटा ए से लेके जेड तक सुनाओ, है ना। आप क्या सिखाना,
क्योंकि वो आपकी संस्कृति है, आपकी अपनी भाषा है, आपकी मातृभाषा है, आपकी क्षेत्रीय भाषा है, इसलिए सिखाना। और ए से लेकर जेड तक इसलिए सिखाना क्योंकि वो किसी स्किल में पीछे ना रह जाए। वो स्किल के लिए सिखाना, ये अपने अस्तित्व के लिए, अपने अपनी संस्कृति के लिए सिखाना। अब आधिकारिक भाषाओं को 4 भागों में डिवाइड किया गया है और इन्हीं 4 भागों में आपके आर्टिकल्स रखे गए हैं। बस इतना ही हमें देखना है और आपका लेक्चर समाप्त। ठीक है। 4 प्रकार की, एक होती है संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, न्यायपालिका और विशेष निर्देशों की भाषा। तो इन 4 भागों में डिवाइड किया गया है आधिकारिक भाषा को। देख लेते हैं। सबसे पहले संघ की भाषा की बात करते हैं। तो आर्टिकल नंबर सबसे पहला 343(1), संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। अर्थात इन्होंने ऑफिशियली लिखा है संविधान में कि संघ की आधिकारिक भाषा, देखो लिखा है पर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। लिखा है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, वो हिंदी होगी जो कहां से बनी है, देवनागरी से बनी है। ये साफ साफ अंकित है आपके संविधान में, आर्टिकल नंबर 343 सब क्लॉज 1 में। 343(2) कहता है कि संविधान के प्रारंभ में, ये भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि संविधान सभा ने मन से बोल दिया और उस चीज को फॉलो नहीं किया गया, लिखी हुई चीज है। संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि तक संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता रहेगा, जिसके लिए इसका उपयोग संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले किया, जिस प्रकार से संविधान के लागू होने से पहले किया जा रहा था 15 वर्ष तक किया जाएगा। राष्ट्रपति संघ की किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजी भाषा के अलावा हिंदी भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहें तो अंग्रेजी की जगह हिंदी भाषा को अंग्रेजी का स्थान दे सकते हैं, जब भी कौन सही समझे, राष्ट्रपति सही समझे। 344 क्या कहता है कि राजभाषा आयोग का गठन कौन करेगा। तो कभी भी भारत में, भले कल हो जाए या आज हो जाए, कभी भी राजभाषा से संबंधित कोई भी कमीशन या आयोग बनेगा तो वो कौन गठित करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो अब ये बताओ, जो बीजी खेर कमीशन बनी थी 1955 में, 5 वर्षों के बाद, उसको किसने गठित किया होगा, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति ने गठित। तो आर्टिकल नंबर 344 क्या बोलता है, राजभाषा आयोग का जब भी गठन होगा तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। 345 क्या कहता है, अब ये हम कहां पर आ गए, अभी हम देख रहे थे क्या, संघ की भाषा। अब क्षेत्र मतलब इसमें आपके राज्य भी आ जाएंगे। ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूं तमिलनाडु की क्षेत्रीय भाषा क्या है, तो आप समझ जाना तमिलनाडु क्षेत्र की बात हो रही है। भाषा कौन सी आपकी, किसी राज्य का विधानमंडल राज्य में उपयोग में आने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को राज्य के किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अपना सकता है। देखो ये उसको परमिशन दे रहा है कि कोई भी राज्य चाहे या राज्य का विधानमंडल चाहे तो राज्य में उपयोग में आने वाली किसी एक, जो भाषा कहां पर उपयोग की जाती है, उस राज्य में, या अधिक भाषाओं या एक से अधिक भाषाओं का, जैसे कि अगर तमिलनाडु में तमिल उपयोग की जाती है तो आधिकारिक भाषा में तमिल भी उपयोग हो सकती है और अंग्रेजी भी उपयोग हो सकती है। तो एक से अधिक भाषा, या किसको, हिंदी को राज्य के किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अपना सकता है। ठीक है। किसको अपना लेना चाहिए, अब वो तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम हिंदी भाषी हैं। ठीक है। देखो हमारे यहाँ, आप ये मत सोचो कि छोटी सी बात है, हमारे यहाँ क्या, लोगों में समझदारी बहुत कम है, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति से या किसी भी पार्टी से बहुत जल्दी माइंड वॉश्ड हो जाते हैं। ये चीज अभी कर्नाटक में देखी गई। कैसे देखी गई, क्योंकि जब कर्नाटक में जितनी भी शॉप्स थी बेंगलुरु की स्ट्रीट्स की, वो जहां पर इंग्लिश में बोर्ड्स लगे हुए थे, वो सारे बोर्ड्स तोड़ दिए गए कुछ हिंसक उपद्रवियों के द्वारा। क्यों तोड़ दिए गए, क्योंकि उनका मानना था कि आप यहाँ अंग्रेजी के साथ किस भाषा का उपयोग करो, कन्नड़ बोर्ड का उपयोग करो। अगर कहीं लिखा है कि फलाना दूध डेयरी या फलाना किराना स्टोर या ग्रोसरी शॉप, तो वो तो लिखा है ठीक है, पर उसके साथ किस भाषा का उपयोग करो, ये जबरदस्ती है, ये जबरदस्ती है। देखो इस चीज को हम समझते हैं कि टूरिज्म आएगा तो उसको तो सिर्फ इंग्लिश आती है, तो आप अंग्रेजी का उपयोग कीजिए। हमने तो कभी नहीं बोला कि सारे बोर्ड्स हटाओ और हिंदी का उपयोग करो। इतने सरल क्यों होते हैं हिंदी भाषी लोग, क्यों होते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा ही इतनी सरल है, हिंदी भाषा में ही इतनी सहनशीलता है और इतना धैर्य है कि हिंदी भाषी व्यक्ति और हिंदी भाषी क्षेत्र अपने आप क्या होते हैं। इसमें हम किसी दूसरी भाषा को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे। हर भाषा का अपना एक बहुत ही श्रेष्ठ इतिहास है और बहुत ही श्रेष्ठ उसकी परंपरा रही है। हम बात कर रहे हैं कि हमारी नजरों में, और संविधान खुद क्या चाहता है कि किस भाषा को श्रेष्ठ स्थान यहाँ पर दिया जाना चाहिए। आर्टिकल नंबर 346 कहता है कि एक राज्य और दूसरे राज्य, अब दो राज्यों के बीच भी कम्युनिकेशन होते हैं किसी भी चीज को लेकर आधिकारिक तौर पर, तो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और किसके केंद्र के बीच संचार के लिए आधिकारिक भाषा
क्या होगी, ये कौन बोलता है? आर्टिकल नंबर 340। और हम जानते हैं अभी भी ये कौन सी बनी हुई है? इंग्लिश बनी हुई है। 347, राष्ट्रपति किसी भी भाषा को निर्देशित कर सकता है जिसे उस राज्य या राज्य के किसी भी हिस्से में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी जाएगी। तो राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो उस राज्य को किसी भी आधिकारिक तौर पर क्या निर्देशित कर सकता है। राष्ट्रपति पर किसी भी प्रकार का बंधन यहां पर नहीं है। अब किसकी बात करते हैं? और ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी पूरी की पूरी जुडिशरी किस भाषा पे चलती है। यहाँ तक कि कुछ आपने वीडियो क्लिप्स भी देखे होंगे जिसे देखकर दुख होता है जब हम ऑनलाइन कार्यवाही देखते हैं, जिसमें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जब वकील से बोलते हैं कि स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, वी कांट अंडरस्टैंड हिंदी, तो ये चीज सुनकर बुरा लगता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक चीज बताओ, इसने कितनी मुश्किल बनाकर रखी है आज हमारे देश में। चलो ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, वो छोटे वर्ग का व्यक्ति, अंत्योदय वर्ग का व्यक्ति, वो किसान व्यक्ति, उसको अंग्रेजी आती है? उसको क्या पता कि उसके द्वारा रखा गया एडवोकेट, ये सामने जो उसको जजमेंट दे रहे हैं, वो उसके चीफ जस्टिस, वो क्या बात कर रहे हैं, उसको समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यहां तक कि जो फैसला सुना दिया गया है, जो सामने पूरी उसके पास फाइल पड़ी है उसके फैसले की, उसको तो वो पढ़ते भी नहीं आएगी, तो वकील जो बोलेगा वो उसको मानेगा। यही तो प्रॉब्लम होती है। इसी चीज का फायदा अंत्योदय वर्ग के साथ वकील और एडवोकेट्स उठाते हैं। ये चीज वो भी जानते हैं और ये चीज सभी जानते हैं, किस प्रकार से गुमराह किया जाता है उन लोगों को केवल भाषा की वजह से। आप खुद बताओ, वो हिंदी में बात करेंगे चीफ जस्टिस, यहाँ हिंदी में वकील बात करेगा, समझ में आएगा अच्छे से? उसे पता है कि उसके केस की क्या कार्रवाई की जा रही है। पर यहाँ तो साफ साफ हमारे जज ने बोल दिया, स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करो, मुझे नहीं समझ में आती आपकी भाषा, तो वहां तो काम ही खत्म हो गया ना। तो वो क्या करेगा बेचारा व्यक्ति? इसलिए ये यहाँ पर बंधन गलत है, ये बंधन गलत है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। जब तक संसद 348(1) बोलता है, जब तक संसद कानून द्वारा यह प्रावधान नहीं करती कि निम्नलिखित क्षेत्रों में अंग्रेजी का उपयोग किया जाना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई, सभी विधेयक और अध्यादेश की आधिकारिक भाषा क्या होगी? ये निकले हम गुलामी से बाहर। 1947 में आजाद हुए थे, हम एक छोटी सी लैंग्वेज को हटा नहीं पाए अपनी जुडिशरी सिस्टम से, अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को हम हटा नहीं पाए वहां पर। यही आजाद हुए हम 1947 में। देशभक्ति उसको बोलते हैं, मैं आपको, देखो मैं किसी की देशभक्ति पे सवाल नहीं उठा रहा, आपने एक देश का नाम सुना होगा, इजराइल का नाम सुना है? वो एक ऐसा देश है जिसने यहूदी को भी बचाया और अपनी भाषा को भी बचाया। ठीक है, वरना आज उनकी जो भाषा है उसे कोई बोलने वाला विश्व में जीवित नहीं होता। उन्होंने अपने धर्म को भी बचाया, अपनी संस्कृति को भी बचाया, अपनी भाषा को भी बचाया। और ऐसा नहीं है, वो रिस्पेक्ट करते हैं और अपने देश में उससे बात भी करते हैं। हमारे यहाँ तो क्या है, थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाओ, बड़ी जगह पर चले जाओ, इंग्लिश में बातें होने लगेंगी। और हिंदी जिसने बोल दिया वो कैसा व्यक्ति है? कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, छोटे शहर से आया व्यक्ति, गांव का व्यक्ति है। ये मानसिकता है हमारे देश में। आर्टिकल नंबर 348 टू क्या बोलता है? किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य में अपनी मुख्य सीट वाले उच्च न्यायालय की कार्यवाही में राज्य के किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए हिंदी भाषा या किसी अन्य भाषा के उपयोग को क्या कर सकता है? अर्थात ये पावर देता है 348 कि राज्यपाल चाहे तो वहां की आधिकारिक भाषा को हिंदी में परिवर्तित कर सकता है, हालांकि कभी करते नहीं है। उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश और आदेश केवल किसमें ही होने चाहिए? अभी ऊपर आपने क्या बोला, आप अधिकृत कर सकते हो, पर नीचे आपने क्या बोला कि उच्च न्यायालय के जो निर्णय और आदेश होंगे वो आप किसमें दोगे? तो एक काम करो, अपने पास रख लो आप। ठीक है, क्योंकि वो जो हमारे देश का गरीब वर्ग है वो इस चीज को समझने में कैसा है, सक्षम नहीं है। 348(3), फिर नहीं तो आप एक काम कर दो, सबसे बेहतरीन काम, आप एक सरकार द्वारा ट्रांसलेटर नियुक्त करवा दो। ठीक है, जो उस गरीब व्यक्ति को पढ़कर सुना दे कि उसको क्या निर्णय जज के द्वारा सुनाया गया है। अब उसको तो पता ही नहीं है। 348(3), एक राज्य विधायिका विधेयकों, अधिनियम, अध्यादेशों आदि के संबंध में किसी भी भाषा अंग्रेजी के अलावा के उपयोग को निर्धारित कर सकती है, अगर चाहे तो। बाध्यकारी है क्या? कर सकती है और करना पड़ेगा में अंतर होता है। यहां क्या लिखा है? कर सकती है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद प्रकाशित किया जाना चाहिए, तो इतना तो राज्य सरकारें करती हैं। आपने अभी जो अधिनियम आते हैं वो अब हिंदी में भी आते हैं, हमारे राज्य में तो आते हैं, हिंदी में भी आते हैं और अंग्रेजी में भी आते हैं। 350, शिकायतों के निवारण के लिए जो आवेदन में भाषा उपयोग की जाएगी ये उससे संबंधित है। हमारे यहाँ पर तो अभी भी स्कूल में क्या सिखाया जाता है? टू द प्रिंसिपल, बहुत ज्यादा बीमार है, प्लीज ग्रांट परमिशन टू लीव, है ना? यही सिखाया जाता है। सेवा में श्रीमान प्रचार महोदय जी, ये चीज में तो शर्म आती है लिखने में, हमें आती है कि नहीं आती है? तो बस उसी चीज की बात है, नहीं आना चाहिए। आर्टिकल नंबर 350(a), प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा है। ये हमारी नई शिक्षा नीति ने बहुत बेहतर काम किया है कि अब आप किसी
भाषा को लेकर बाध्यकारी नहीं है। आप अपनी स्वयं की मातृभाषा में क्या ग्रहण कर सकते हैं? प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर मातृ शिक्षा का प्रावधान किसमें है? आपका 350 ए में है। 350 बी सब क्लॉज 1, भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी। देखो हमारे यहाँ पर जो कुछ अल्पसंख्यक है ना, या अल्पसंख्यक बोलना चाहिए भाषा, जो केवल कुछ अल्पसंख्यक ही बोलते हैं, उसके लिए एक अलग से अधिकारी की नियुक्ति। क्योंकि हमारा देश ऐसा देश है जो मेजोरिटी का ध्यान रखे ना रखे, माइनॉरिटी का ध्यान अवश्य रखता है। ठीक है, क्योंकि हमारे सिस्टम का मानना है कि मेजोरिटी तो अपने आप सारी चीजें हैंडल कर सकती है और पा सकती है, माइनॉरिटी बहुत ज्यादा परेशान है। माइनॉरिटी बहुत ज्यादा कैसी है? अपने आप में संकटग्रस्त है। ठीक है, इसलिए इनको किस में डाल देना चाहिए? रेड डेटा बुक में डाल देना चाहिए। ठीक है, अलग से अधिकारी बना दो और एक कौन सी बुक ला दो? ठीक है, आईयूसीएन जारी करता है ना, अब इंडिया भी जारी करेगा। 351 आर्टिकल नंबर, कहीं मैं किसी आर्टिकल का विरोध नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बस बात सिर्फ इतनी सी है कि कुछ चीजों का इंप्लीमेंटेशन बेहतर ढंग से हो सकता है जिसको किया नहीं जा रहा है। ठीक है, अब देखो एक घर में अगर 5 भाई हैं तो पांचों भाई का मत अलग होगा, जैसे हमारे यहाँ हर राज्य का मत अलग है, परंतु जो पिता होते हैं ये उनका निर्णय है कि वो पांचों को किस प्रकार से किसी चीज को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। प्यार से समझे तो ठीक है, वरना उन्हें बाध्यकारी बना दीजिए तो वो अपने आप ही समझ जाएंगे। तभी तो आप पिता हैं। बात आ रही ना, पिता पिता क्यों होता है? क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चों को मुझे हैंडल कैसे करना है। सेम संघ या केंद्र को पता होना चाहिए कि हमारे राज्यों को हमें किस प्रकार से हैंडल करके निर्देशित करना है। नहीं तो कल को आवाज उठ जाए संविधान का विरोध करता हूं मैं। अनुच्छेद 351 अंतिम आर्टिकल है जो हिंदी भाषा के विकास हेतु क्या देता है? निर्देश देता है। ठीक है ना, क्या सोच समझ के चीजें बोलनी पड़ती है ना, सामने कैमरा लगा हुआ है, समझ रहे हो? कल को क्लिप निकाल देंगे संविधान विरोधी व्यक्ति बच्चों को गलत शिक्षा देते हुए। ठीक है, तो ये थे आर्टिकल आपके किससे संबंधित? भाषा से संबंधित। आठ, आठवें अनुसूची में आपको अनुसूची में बता चुका हूं। ये सारी कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। ये अमेंडमेंट नंबर है। 1967 में आपकी सिंधी जुड़ी थी 15वीं भाषा के रूप में, 1972 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और अंतिम 4 भाषाएं थी बीडीएमएस, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। 8वें अनुसूची को क्यों शामिल किए गए ये पढ़ लेना। भारत में शास्त्रीय भाषाएं, ये आपको पता होना चाहिए। एक नया कॉन्सेप्ट आया इंडिया में 2004 में कि भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषाएं नामक भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाई है। देखो मातृभाषा सुना है, क्षेत्रीय भाषा सुना है, बोली सुना है, राजभाषा सुना है, आधिकारिक भाषा सुना है, राष्ट्रभाषा सुना है। अब नया सुनो, शास्त्रीय भाषा। 2004 में एक नई श्रेणी बनी है, किस नाम से? शास्त्रीय भाषा के नाम से। 2006 में इसने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करे, वो अगली स्लाइड में है कि कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा का स्थान ग्रहण कर सकती है। फिलहाल आपकी कितनी भाषाएं शास्त्रीय भाषा है? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। ठीक है, ये क्यों है? क्यों इनको ही रखा गया शास्त्रीय भाषा के लिए? इसके पीछे एक कारण है। पहली चीज तो आप इसको अभी याद कर लो, संस्कृत तो याद है, सिंपल है। अब साउथ में चलते हैं, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, और सॉरी एक और है, तमिल। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, और एक भाषा हमारी कौन सी? सबसे पहली भाषा जिसको बनाया गया शास्त्रीय भाषा, तमिल। याद रखना, संस्कृत नहीं है, संस्कृत दूसरी भाषा है। सबसे पहली भाषा जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तमिल। सबसे नवीनतम भाषा, उड़िया, जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा बन सकती है? किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के लिए कुछ निर्देश हैं। कम से कम 1500 से लेकर 200 वर्ष पुराना, कितना? 1500 से लेकर 200 वर्षों की अवधि में प्रारंभिक ग्रंथ लिखे हो इस भाषा में, या अभिलिखित इतिहास प्राप्त हो इस भाषा में। अर्थात ये जो भाषाएं हैं 6, 1500 से लेकर कितने वर्ष? 2000 वर्ष का इतिहास या ग्रंथ इनकी इस भाषा में देखने को हमको मिलते हैं। प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक संग्रह जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए, मतलब कैसे? अब मान के चलो 2000 साल पुराना एक ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है, तो वो मौलिक है, यानी मूल स्वरूप में है। अब आज मैं अगर उसको कन्वर्ट कर दूं हिंदी में एज इट इज 1500, और मैं ये नहीं बोल सकता कि ये इतिहास हिंदी में 1500 साल पुराना लिखा हुआ है।
समझ में आया अंतर? कि आज अगर कोई नई भाषा में उस इतिहास को लिख दे तो वो ये नहीं कह सकता कि 1500 साल पुराना इतिहास इस भाषा में लिखा है। आई बात समझ में? तो वो स्वरूप कैसा होना चाहिए? मौलिक और मूल होना चाहिए, अर्थात कोई ट्रांसलेशन उसका नहीं होना चाहिए। तो वही चीज है कि साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषण समुदाय के द्वारा उधार में नहीं होनी चाहिए। आपको पता है फारसी में बहुत सारे हमारे ग्रंथ उधार में क्या किए गए हैं? ट्रांसलेट किए गए हैं। अकबर ने खुद एक अलग से टीम रखी थी, क्या करने के लिए? ट्रांसलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि हिंदी और संस्कृत में बहुत, हिंदी तमिल संस्कृत में बहुत जोरदार चीजें लिख के रखी हैं। किसने? भारतीयों ने। तो हमारे देशों में तो थी नहीं इतनी अच्छी चीजें, तो कहां पढ़ ले हम? भारत में पढ़ लेते हैं। इसी वजह से अंतिम चीज, अंतिम स्लाइड, भारत में कौन सी भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती हैं? तो कौन सी बोली जाती है? हिंदी, मेजॉरिटी। 2011 की भाषाई जनगणना में 121 मातृभाषाएं शामिल हैं, जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं भी शामिल हैं। हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। कितने परसेंट? 100% में से 43.6% लोग हिंदी बोलते थे 2011 में, और ये संख्या बढ़ी ही होगी समय के साथ। ठीक है, अब आप बताओ, ये नहीं बननी चाहिए राजभाषा, राष्ट्रभाषा? नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए। आज आप बोलते हो, चलो आज एग्जांपल के तौर पर आप बोलते हो कि हॉकी हमारा कैसा खेल है है। अब मुझे एक चीज बताओ, 28 राज्यों में से 20 राज्य हॉकी खेलते हैं, 8 राज्य हॉकी नहीं खेलते। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हॉकी को राष्ट्रीय खेल नहीं होना चाहिए। ऐसा कंपलसरी है क्या? वो सभी राज्यों में होना ही चाहिए? है क्या ऐसा कंपलसरी? अब हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, कोई अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर रहा हूं। ठीक है, भावनाएं तो अपने आप आ ही रही है बाहर, वो तो आपको पता है, पर प्रैक्टिकली सोचो, हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। अब हम मान के चलते हैं कि जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, जो बर्फ से ढके, वहां कमल नहीं खिलता, तो कमल को क्या नहीं बनाया जा सकता? राष्ट्रीय पुष्प। कल को वो राज्य बोलने लगे इसको हटाओ, नहीं बनाओ इसको, हमारे यहाँ उगता ही नहीं है तो हम क्यों माने इसको राष्ट्रीय फूल? समझ में आई बात? बस यही फर्क है। ऐसी अगर हिंदी नहीं बोली जाती है आपके राज्य में तो कोई बात नहीं, पर मेजोरिटी क्या बोलती है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। एक नई समिति बननी चाहिए राष्ट्रपति के द्वारा हिंदी के क्षेत्र में, जिसका अध्यक्ष मुझे बनाया जाना चाहिए, बाकी मैं देख लूंगा। दूसरी सर्वोच्च बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? जो कितने प्रतिशत? 8% लोगों के द्वारा बोली जाती है। प्रत्येक आगामी जनगणना में हिंदी का हिस्सा क्या होते जा रहा है? तो ये था हमारा राजभाषा। ठीक है, जो आर्टिकल भाग किस में है? भाग 17, आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351। तो हमने ये देखा कि कैसे इंग्लिश की जगह को, अंग्रेजी की स्थान पर हिंदी को लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो आज तक सफल नहीं हो पाया है। और गॉड नोस कब होगा, पर हम चाहेंगे, होप फॉर द बेस्ट, की आने वाले समय में। अब मैं हिंदी में बोलूंगा इस चीज को। ठीक है, मैं हिंदी में बोलना चाहूंगा इस चीज को, कि मैं एक अच्छे मन से ईश्वर से कामना करता हूं कि क्या हो जाए, उसको ये स्थान जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। ठीक है, कोई समस्या आज के लेक्चर में नहीं है? चलो तो ठीक है, जय हिंद।